हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं रूपाली वर्मा आज जो लेकर आई हूँ हिंदी का, वो है आपकी क्लास 9th के लिए। तो ध्यान रखिए, आप अभी अभी क्लास 8 से 9th में आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हुई आ रही हूँ कि हिंदी में अब चीज़ें आपके लिए ये बदली हैं कि अब आपके 2 कोर्सेज होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में कौन सा कोर्स चलता है। अगर आपके पास क्षितिज और कृतिका ये दोनों ही बुक हैं तो इसका मतलब है कि आप कोर्स ए पढ़ रहे हैं, और अगर आपके पास स्पर्श और संचयन है तो आप कोर्स बी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सतर्कता के साथ देखिएगा कि ये बुक आप कौन सी है। हाँ, ये बात है कि जिनके पास क्षितिज और कृतिका है वो तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन स्पर्श और संचयन अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। लेकिन जैसे कि मैं प्रॉमिस करती आई हूँ कि मैं आपको जल्द ही कोर्स बी भी पढ़ाऊँगी। अभी हमने शुरू किया है क्लास 9th हिंदी कोर्स ए, और इनकी पहली बुक ली है हमने क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 जो हमारी पुस्तक है ये हमारी 2 खंडों में विभक्त है। जैसे अभी अब तक आप 8th में पढ़ते आए तो कविता है, फिर कहानी है, फिर एकांकी है, फिर दोहे, सब मिक्स है उसके अंदर। लेकिन जब आप भाई हायर स्टैंडर्ड्स में आते हो तो चीज़ें चेंज होती हैं, तो यहाँ पर भी चेंज हुई। यहाँ पर आपका गद्य खंड अलग कर दिया गया, काव्य खंड अलग कर दिया गया। था गद्य खंड में आपकी आ जाती हैं कहानी है, एकांकी हैं, उपन्यास हैं, व्यक्ति चित्र हैं, रेखा चित्र हैं, आपके यात्रा वृत्तांत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम गद्य खंड में कर देते हैं। काव्य खंड में आपकी आ जाती हैं, जैसे अभी तक हम पढ़ चुके हैं दोहे हैं, सवैये हैं, वाक हैं, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता। तो ये सभी आ जाते हैं काव्य खंड में। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि हम क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में आ चुके हैं और गद्य खंड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो काव्य खंड में जो हम आए हैं, काव्य खंड में अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं अपने काव्य खंड के चौथे और पुस्तक के 10वें अध्याय पर। याद रखिए, जो पूरी बुक है उसका 10th चैप्टर है, लेकिन काव्य खंड का 4th चैप्टर है, कैदी और कोकिला। अब ये कविता जो हमारे सामने रखी है, ये रखी है माखनलाल चतुर्वेदी ने। किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इनकी पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, इन्होंने ये कविता लिखी है। अब एक्चुअली क्या था, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब जेल में रहने के कारण जो है वो स्वतंत्रता में उतना भागीदारी नहीं दे पा रहे थे। जो चीज़ें थी उससे तो वो थोड़ा दुखी थे। एक रात क्या हुआ कि वहाँ पर कोयल आकर कूकने लगी। कूकने की भी बात नहीं, वो बहुत जैसे चिल्लाने वाली आवाज़ होती है वो उस तरीके से थी। तो अब रात के समय तो पक्षी नहीं जागते हैं, वो सो जाते हैं। कोयल रात के समय आकर इस तरीके से चिल्लाए, ये बात थोड़ी सी अटपटी थी, और इसी बात को देखकर माखनलाल चतुर्वेदी ने ये पूरी कविता लिख दी। और इस कविता के माध्यम से जहां उन्होंने अपने कमरे यानी कि अपनी कोठरी के बारे में, अंग्रेजी सरकार के बारे में, कोयल के कूकने यानी कि चिल्लाने के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ये कविता अपने आप में बहुत लंबी कविता है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हम पहले लाइन वाइज समझेंगे, फिर उनके हम भावार्थ भी देखेंगे। तो सबसे पहले जस्ट जो कि हम करते आ रहे हैं वो है हम कवि के बारे में पढ़ेंगे। कवि हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी, उनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। क्या लिखा है देखिए। इनका जन्म सन 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। तो 1889 में होशंगाबाद जिले में हुआ है। कहाँ? बाबई गांव में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बने। अब देखिए 16 वर्ष की अवस्था, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में अभी आप ये बोलोगे तो आप लोग 11th-12th में रहोगे, ठीक है, 11th में रहोगे। ये 16 ईयर्स में आप ये इस तरीके से मान लो, और उस एज में ये एक टीचर बन गए थे, तो मतलब काफ़ी प्रतिभावान रहे होंगे। फिर आते हैं बाद में अध्यापन का काम छोड़कर पत्रिका संपादन का काम शुरू किया। तो एज अ एडिटर भी इन्होंने वर्क किया, मतलब कि एक पत्रिका के संपादन में एज अ एडिटर वर्क किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। तो जो इनकी रचनाएं रहीं खास तौर से, तो इसीलिए वो किस पे थी? अब देखिए 1889 में अगर वो जन्म लिया है उन्होंने, तो यानी कि जब वो यंग एज में आए, यानी कि उस समय 100 शुरू हो गया, 1901, 1902, 1902 यानी कि 1902 या 5 के हिसाब से देखिए, तो भारत में अंग्रेजों का शासन था और उनके अत्याचार चरम पे थे।
सभी तरफ इसको लेकर संघर्ष चल रहा था, तो इन्होंने भी अपनी कविताओं के माध्यम से वो कार्य किया। प्रखर पत्रकार थे वे, एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। अब ये कविता जेल में ही लिखी गई है, ये आपको मैंने बता दिया है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, तो उसी में से एक बार में जब ये जेल गए होंगे तब ये कविता इन्होंने लिखी। सन 1968 में इनका देहांत हो गया, यानी कि अब 68 क्या हो गया, आज़ादी के बाद। तो यानी कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, देश को भी आज़ाद कराया और उसके बाद भी ये जो है जीवित रहे और सन 1968 में इनका देहांत हुआ। अब आ जाते हैं इनके प्रमुख कार्य। अब जो इनके आपकी पुस्तक में दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं कार्यों को मेंशन किया गया, वैसे तो बहुत सारे इनके कार्य हैं। पत्रिका इन्होंने जो संपादित करी हैं वो है प्रभा, कर्मवीर और प्रताप। इनकी कृतियां हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगनी, वेणु लो गूंजे धरा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं उनके। चलिए अब आ जाते हैं हम कविता। ध्यान दीजिए, कविता बहुत लंबी है, बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, लेकिन कहीं कहीं पर द्विअर्थी है, यानी जो बात कही जा रही है उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, यानी कि कविता का अर्थ भी बताऊंगी और उसका आश्रय भी आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिला बोलो तो। अब क्या था, रात का समय था। अब रात के समय अब जो कैदियों, भाई कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो तो भैया आराम से सो गए, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नींद ही नहीं आती। तो माखनलाल चतुर्वेदी उन्हीं में से थे कि रात का समय था और ये जाग रहे थे। उसी समय कोकिला जो है, कोयल वहां पर आकर कूकने लगी। अब इनकी ये उठ गए, तो अब उठ गए तो ये क्या पूछ रहे हैं। देखिए ये एक कविता है, ध्यान रखिएगा। तो कविता के पीछे भी एक पृष्ठभूमि होती है, कविताएं ऐसी नहीं लिखी जाती हैं। कहते हैं ना कि कोई अगर कहानी लिखी जा रही है तो उसकी कथावस्तु होती है, उसी तरह जब कविता लिखी जाती है तो उसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि होती है कि कविता क्यों लिखी गई है, इसके रीज़न क्या है। तो ये कविता जो लिखी गई वो कोयल के ऊपर लिखी। अब कोयल जब उसने कूकना शुरू किया तो वो पूछ रहे हैं क्या गाती हो, आखिर तुम जो इतना ज़ोर से बोल रही हो। अब ये कवि किससे पूछ रहे हैं, कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो। अब रह रह जाती मतलब बोलेगी फिर रुक जाती है, फिर बोलती है फिर रुक जाती है। कोयल को अक्सर आप लोगों ने जब गाना गाते सुना होगा, कू करके वो बराबर कांस्टेंट गाती रहती है। लेकिन यहाँ पर कोयल के बोलने का तरीका क्या था, वो गा नहीं रही थी, वो लिटरली चिल्ला रही थी। तो चिल्लाने की वजह से चिल्लाए फिर रुक जाए, फिर चिल्लाए फिर रुक जाए। ठीक है, तो फिर अब कोयल की आवाज़ तो समझ में ना आती कि वो क्या कह रहा है, तो वही कह रही कि क्यों बार बार रह जाती हो अर्थात रुक जाती हो, कोकिला बोलो क्या लाती हो। अब पूछते हैं कि कोकिला बताओ तुम क्या लाई हो, क्या किसी का संदेशा लेकर आई हो, यानी कि किसी ने तुमको कोई संदेशा लेकर यहाँ पर भेजा है। संदेशा किसका है कोकिला बोलो तो, तुम बताओ कोकिला कि आखिर तुम जो इतना बोल रही हो ये क्या है, क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। उपर्युक्त पंक्ति में कवि ने कारागार जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की मनोस्थिति और पीड़ा को दर्शाया है। ये पूरी कविता जो है वो उनकी मनोस्थिति और परिस्थितियों को दर्शाएगी। अभी आगे, क्योंकि अभी तो हम अभी ने पढ़ना शुरू किया है। जब कवि रात के घोर अंधेरे में कारागृह के ऊपर एक कोयल को गीत गाते हुए सुनते हैं, तब कवि के मन में कई प्रकार के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि भाई कोयल जो कि दिन के समय बोलती है वो रात में समय बोल रही है, आखिर इसका रीजन क्या है। इस वजह से उनके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कोयल उनके लिए कोई प्रेरणा के स्रोत से भरा हुआ संदेशा लेकर आई, क्योंकि भाई देखिए कवि क्या है, वो एक क्या कहते हैं एक्टिव स्वतंत्रता सेनानी है, वो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो चाह रहे हैं कि किसी का संदेशा आए, किसी तरीके से मैं बाहर जाऊं तो देश के लिए कुछ कर पाऊं। इसीलिए जब कोयल बोल रही है तो वो पूछ रहे हैं क्या तुम किसी का संदेशा लेकर आई हो। कवि अपने मन में उपस्थित सभी प्रश्न कोयल से पूछ लेते हैं
कि भाई क्या बात है, क्या बोल रही हो तुम, कि कोयल तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते तुम बीच में चुप क्यों हो जाती हो। हमने बोला ना, वो बोलती है फिर चुप हो जाती है, फिर बोलती है फिर चुप हो जाती है। कवि कोयल से कहते हैं कि कोयल जरा तुम बताओ तो, क्या मेरे लिए कोई संदेशा लेकर आई हो। कह ना कि क्या तुम किसी का संदेशा मेरे लिए लेकर आई हो। यदि किसी प्रकार का संदेश लाई हो तो उसे कहते हुए बार बार चुप क्यों हो जाती हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ, जरा मुझे भी बताओ। तो संदेशा लाई हो, किसका संदेशा है, क्या संदेशा है, ये तुम मुझको बतलाओ। ये बात उन्होंने इस पूरे काव्यांश में पूछी है। अब आते हैं आगे, क्या बोल रहे हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जागी क्यों आली। तो देखिए, अब इसमें आपने पूरी चीजें देखे कि ये जहां पर बंद है, कहां पर बंद है, कारागार में, तो उसी के लिए क्या बोल रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। अब मैं कहां पर हूं, मैं ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूं। पहले तो शाब्दिक अर्थ समझिए, ठीक है, फिर इसके आश्रय को भी समझाऊंगी। शाब्दिक अर्थ और आश्रय का अर्थ ये होता है कि सामने जो चीजें लिखी गई हैं इसका अर्थ ये होगा, लेकिन कवि हमेशा जो बात कहते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ऊंची काली दीवारें जो हैं वो वैसे तो इंडिकेट कर रही हैं काले जो कारागृह की दीवारें हैं उनके बारे में, लेकिन एक्चुअल क्या है, वो उसके पीछे उनका आश्रय है अंग्रेजी सरकार से, ठीक है ना। तो मतलब जो सामने कहा गया उसका अर्थ कुछ और है और उसके पीछे वो कुछ कहना और चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, इनका ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कहाँ है, जो इस कारागार में जहां रखा है ये चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, काली काली दीवारें हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। अब स्वाधीनता संग्रामियों को क्या किया गया है, उन्हें डाकुओं बटमारों अर्थात जो जेब कतरे होते हैं, बटुआ लेते हैं, चोरों, इन सभी के साथ रखा गया है हथकड़ियां बांध के। देखिए, जो डाकू होते हैं, चोर होते हैं, बटमार होते हैं, तो वो तो उन्होंने एक्चुअल में क्राइम किया है, ठीक है, लेकिन जो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं ये तो कोई क्राइम नहीं कर रहे थे, लेकिन तब भी जो है इन स्वतंत्रता सेनानियों को इन सभी के साथ इनके साथ ही रखा गया है और समान जैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है वैसे इनके साथ व्यवहार होता है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, अर्थात हमें उन सभी के साथ रखा गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यहाँ पर खाना इतना दिया जा रहा है कि जितने में सिर्फ आप जी सको, पेट भरने के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है, उतना जितना आप जी पाओ सिर्फ उतना ही खाना दिया जाता है, पेट भरने को नहीं दिया जाता। मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, यानी कि अगर हम इतनी ज़्यादा हम पर अत्याचार हो रहे हैं कि अगर हम मरना भी चाहें तो हमें मरने नहीं दिया जाता, और हम जीते भी हैं तो हम तड़प तड़प कर जीते हैं, मतलब इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, यानी कि अब हम लोगों को अगर इस जेल में डाला भी गया है, कि स्वतंत्रता सेनानी ऐसे होते हैं कि वो अंदर, जैसे आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने ये चीज़ें भी देखी होंगी कि इन लोगों को अगर जेल में भी रखा जाता था तो भी ये लोग वहाँ रहकर इस तरीके से कृत्य करते थे कि अपने देश के लिए ही कार्य करते रहते थे, है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि जब हमें जेल में रखा गया है, डाकुओं और चोरों के साथ रखा गया है, उसके बाद भी हम पर दोहरा कड़ा पहरा रखा जाता है, यानी कि हम सांस भी ना ले सकें। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब शासन कौन सा है, अंग्रेजी शासन है। कौन सा शासन है, अंग्रेजी शासन है। अब वही कह रहे हैं, ये जो शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी कि अंधेरे का शासन। तम मतलब क्या होता है, अंधेरा। तो अंधेरे से यहाँ पर उनका तात्पर्य है कि ये अत्याचारी शासन है। ये यहाँ पर जनता, अब कोई भी अगर शासन करता है तो हमेशा पब्लिक, जो प्रजा है, उसको सुखी रहना चाहिए, उसे सारी जन सुविधाएं मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी शासन किया जाता है।
लेकिन यहाँ पर जो ये शासन है अर्थात अंग्रेजी सरकार, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है, अर्थात ये सिर्फ अंधकार यानी अत्याचारी शासन है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब हिमकर किसके लिए कहा गया है कि सूरज जो है वो भी डूब चला है और ये रात महाकाली है, क्योंकि होता है ना कुछ रातों में तो रोशनी रहती है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं कि आसमान में तारे भी नहीं दिखते हैं, इतना गहरा काली रात होती है। तो वही चीज बता रहे हैं कि सूर्य भी चला गया और हिमकर निराश कर चला रात काली। सॉरी, यहाँ हिमकर का तात्पर्य चंद्रमा से है कि मतलब इतनी काली रात है कि आसमान में चांद भी दिखाई नहीं दे रहा है। कि होता है ना, रात होती है तो कम से कम सूरज चंद्रमा की जो रोशनी होती है उसी से जो है वो थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, लेकिन आज जो ऐसी रात है कि आसमान में चांद भी दिखाई नहीं दे रहा, अर्थात चांद ने भी निराश किया है, इतनी अंधकार वाली रात है। इस समय कालिमा मैं जागी क्यों आली। अब वो कोकिला से कहते हैं कि इस समय इतनी काली रात में, और कालिमा मई क्यों बोली, क्योंकि कोयल काली होती है। तो वही क्या कह रहे हैं कि इतनी काली रात में कोयल आखिर तुम क्यों आई हो, क्यों तुम जाग रही हो, तुम क्यों आई हो। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी और उनके ऊपर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधेरे में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू, चोरों और उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है। यानी कि वो जो लोग सच में क्रिमिनल हैं उनके साथ हमको रहना पड़ रहा है, जहां उन सेनानियों के साथ कोई मान सम्मान नहीं होता। भाई ये सेनानी है, हमारे देश के लिए कार्यगर है, तो उन्हें इतना सम्मान, मान सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उन्हें जीवन व्यतीत करने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता है और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है। किसी तरह उन कैदियों को तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। यानी कि ना तो आप मरने दे रहे हो, ना जीने के लिए पेट भर खाना दे रहे हो, बस किसी तरीके से तड़पा तड़पा कर जीवित रखा हुआ है। इस प्रकार उनकी पूरी स्वतंत्रता ही उनसे छीन ली गई है और उनके ऊपर हर समय कड़ा पहरा लगा होता है। उन कैदियों के साथ अंग्रेजी शासन बहुत अन्याय कर रहा है। अंग्रेजों के शासन काल में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में ही घनघोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है। कैसा है, अब यहाँ पर उन्होंने देखिए कैसे बताया कि आशा है ही नहीं, जीवित रहने की जो एक आशा होती है, कुछ करने की जो आशा होती है वो नहीं है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि अंग्रेजों के शासन काल में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को आकाश में भी घनघोर अंधकार रूपी निराशा दिखाई दे रही है। यानी कि अब आशा, रात में आशा क्या होती है, रात में आशा होती है वो चमकता हुआ चांद। अब वो चांद ही नहीं है, तो मतलब एक तो ऐसे ही निराशा है, दूसरा वो आशा का जो प्रतीक चांद था वो भी आज रात को नहीं दिख रहा है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश उपस्थित नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए आश्रय बताया कि ये जो शासन काल है ये अंधकार का शासन है, यानी कि यहाँ पर न्याय रूपी चंद्रमा भी नहीं दिखता है कि किसी के साथ न्याय होगा, इस चीज की उम्मीद भी रखनी बेकार है। इसीलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछते हैं, हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो? क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो? तो मतलब कि क्या है कि देखो, एक तो यहाँ पर लोग सोए, रात का समय क्या होता है, सभी के सोने का होता है, पक्षी तो रात में जागते ही नहीं, लेकिन उस कंडीशन में भी तुम जाग रही हो, यानी कि तुम कोई जरूरी संदेश लेकर आई हो। चलिए अब आगे देखते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, क्यों हुक पड़ी। हुक पड़ने का मतलब क्या होता है, एक ऐसी आवाज जिसमें बहुत ज्यादा दर्द या वेदना हो। यानी कि एक ऐसा था कि व्यक्ति ऐसे ही चिल्लाता है, एक व्यक्ति ऐसा चिल्लाता है जिसे वाकई अंदर से बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, लिटरली या तो शारीरिक रूप से दर्द हो सकता है
या कोई अंदर व्यक्ति को अंदरूनी इतना ज़्यादा तकलीफ मिली हो, इमोशनली वो इतना ब्रेकडाउन में हो गया हो कि फिर उसकी आवाज़ दर्द भरी होती है, तो उसको हम बोलते हैं हुक। तो यहाँ पर कवि किससे, कोयल से पूछ रहे हैं क्यों हुक पड़ी, अर्थात तुम इतनी दर्द भरी क्यों चीख रही हो। वेदना बोझ वाली सी, अब वेदना यानी कि क्या हुआ, दर्द या तकलीफ, तो वही चीज उन्होंने यानी कि जो आवाज तुम्हारी है वो दर्द भरी है, बहुत तकलीफ भरी है। कोकिला बोलो, अब कोकिला से पूछ रहे हैं कि आखिर तुम्हारी आवाज में इतना दर्द इतनी तकलीफ क्यों है। क्या लूटा यानी कि क्या तुमसे लूट लिया गया है, क्या चीज लूटा गया है, मृदुल वैभव की रखवाली सी। अब मृदुल वैभव क्या होता है, मृदुल मतलब मीठा, वैभव मतलब संपन्नता, जिसके पास सब कुछ होता है। अब कोयल को हम क्यों जानते हैं, कोयल को हम जानते हैं उसकी मधुर आवाज के लिए, ठीक है। तो क्या तुम्हारी, अब कोयल के लिए उसका वैभव, उसकी संपन्नता क्या है, उसकी वो मधुर आवाज। तो क्या तुम्हारी वो जो संपन्नता थी, अर्थात वो जो मधुर आवाज थी, वो किसी ने लूट ली है। जो तुम इतना जोर से चिल्ला रही हो, जो तुम्हारी आवाज में इतनी दर्द है, इतनी तकलीफ है। रखवाली कोकिला बोलो, तो अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ क्यों तुम्हारी दर्द में इतनी वेदना और तकलीफ है। भावार्थ देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल की आवाज में उपस्थित दर्द को महसूस कर रहे हैं कि शायद कोयल को भी जेल में बंद भारतीयों की वेदना का एहसास हो रहा है। तो यहाँ पर पंक्तियों के माध्यम से उसके भी इतनी तकलीफ है, अर्थात जो स्वतंत्रता सेनानी इस जेल में बंद हैं उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, यानी कि जो है उसके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, इसीलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि की जगह वेदना के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, जिससे कोयल के दर्द की हुक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है। तो कोयल की वेदना क्या है, कोयल की वेदना के माध्यम से कवि ने यहाँ जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों की वेदना को उजागर करने की कोशिश करी है। कवि कोयल से पूछ रहे हैं, कोयल तुम बताओ कि मुझे कि तुम्हारा क्या लुट गया है, जो तुम्हारे गले में वेदना की ऐसी हुक सुनाई दे रही है। भाई तुम तो जानी जाती हो बहुत ही मधुर आवाज के लिए, लेकिन यहाँ तुम इतनी जोर से चिल्ला रही हो, तो क्या तुम्हारा लूटा गया है जो तुम्हारे दर्द आवाज में इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है। कोयल तो अपनी सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज के लिए सभी जगह विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य कहीं भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज ना ही सुरीली और ना ही मीठी लग रही है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को तो एक ही धुन है, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ ना अच्छी लगती है ना कोई चीज़ भली लगती है, तो कोयल की आवाज़ भी उन्हें भली नहीं लग रही। आज़ादी के सेवकों को कोयल की आवाज़ में वेदना और दुख की अनुभूति हुई, इसीलिए वह व्याकुल हो गए और कोयल से बार बार प्रश्न पूछने लगे कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है, क्या मुसीबत आई है जो तुम इतना चीख रही हो, चिल्ला रही हो। आगे है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दानावल की ज्वालाएं हैं तीखी कोकिला बोलो तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर कवि उनसे लिटरली पूछ रहे हैं कि रीजन बताओ कि आखिर तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। अब इस पूरे काव्यांश में उन्होंने यही पूछा है। क्या कह रहे हैं, क्या हुई बावली। अब बावली का मतलब क्या है, तो पागल। जो तुम इतनी रात में चिल्ला रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। अब इंसान, जो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसे दिन रात सुबह शाम इन सारी चीज़ों का तो होश नहीं रहता। तो वही कह रहे हैं, क्या तुम हुई बावली, अर्थात क्या तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हो, क्या तुम पागल हो गई हो। नेक्स्ट है, अर्धरात्रि को चीखी, जो तुम आधी रात को चीख रही हो। अर्धरात्रि अर्थात आधी रात को। कोकिला बोलो तो, क्या तुम पागल हो गई हो, जो तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम पागल हो गई और आधी रात को चीख रही हो। कोकिला बताओ।
किस दानावल की ज्वालाएं हैं दीखी। अब क्या बोल रहे हैं, दानावल का मतलब जानते हैं अब क्या होता है, जंगल में लगी हुई आग। जंगल में जो आग लगती है ना उसे हम बोलते हैं दानावल। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है, दीखी है ना, दानावल की ज्वालाएं हैं दीखी, अर्थात किसी जंगल में लगी हुई भयंकर ज्वालाओं को क्या तुमने देख लिया है। कोकिला बोलो, तो अब यानी कि कोकिल, अब यहाँ पर दूसरी रीजन उन्होंने बता दिया कि एक तो उन्होंने पहला बताया कि तुम तो बावली हो, यानी कि अपना मानसिक संतुलन, तो अब मानसिक संतुलन खोने के लिए क्या चाहिए, यानी कि तुम किसी चीज से डरी हुई हो, तो तुमने किसी जंगल की आग को देख लिया है जो तुम इस तरीके से डरी हुई हो और तुम इतना चीख रही हो। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जेल में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को कोयल का इस प्रकार आधी रात के अंधकार में गाना, अब वैसे तो कोयल गाने के लिए जाना जाती है, लेकिन यहाँ वो लिटरली चीख रही है। चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है, क्योंकि पक्षी रात में नहीं बोलते, कोयल तो गाती ही नहीं है रात में, तो इस समय उसका रात में आना और इस तरीके से चिल्लाना ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो वही उन्होंने बोला कि बिल्कुल पूरी तरीके से अस्वाभाविक लग रहा है। इसी कारण कवि उस कोयल को बावली कहते हुए पूछ रहे हैं। बावली का मतलब क्या होता है, पागल हो जाना। ठीक है, तो बावली कहते पूछ रहे हैं तुम्हें क्या हुआ है, अर्थात तो क्या तुम पागल हो गई हो जो इतनी रात में चीख रही हो, क्या हुआ है तुमको, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो, क्या तुम जंगल में लगी हुई आग देख ली है, यानी कि तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग देख ली है जो मारे डर के तुम इतना चिल्ला रही हो। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयावह आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। अब यहाँ पर वैसे तो उन्होंने जंगल की आग बताया, लेकिन इसके पीछे जो उनका आश्रय है, अंग्रेजी सरकार चारों तरफ अत्याचार कर रही थी, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, किसी को नहीं छोड़ते थे। तो अंग्रेजी सरकार के क्या अत्याचारों को देख लिया है जो तुम इतना ज्यादा चिल्ला रही हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसीलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है कि मतलब कि देखो वहाँ पर इतना ज़्यादा जो है लोगों को तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और वो देख कर इतना घबरा गई है, डर गई है कि वो बातें वो सबको बताने के लिए विवश है, और इसीलिए वो चीख चीख के उनको बतला रही है। अब आगे है क्या, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो अब आगे कविता बढ़ रही है। अब आगे कविता क्या कहती है देखिए, तो क्या बोल रहे हैं ये, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है, क्या बोल रहे हैं, ये दो लाइंस को पहले समझिएगा। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों या ब्रिटिश राज का गहना। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, उनको जैसे मैंने बताया गया कि उनको जेल में रखा गया है और उन्हें जंजीरें यानी हथकड़ियां बांधी गई हैं। ठीक है, जो हथकड़ियां बांधी जाती है ना, हथकड़ियां लिटरली बांध के जो गले में डाला जाता है, फिर यहाँ से जाता है, हाथों में बंधा रहता है, पैरों तक बंधा रहता है, तो वो पूरी हथकड़ियां डाल के रखा हुआ है उनको। तो क्या कह रहे हैं, ये हथकड़ियां नहीं है, ये क्या है, ये गहना है। क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। तो सबसे पहले इन्होंने कोयल से बोला, क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैंने जंजीरों रूपी गहना पहना हुआ है। ये हथकड़ियां क्यों, हम इनको हथकड़ियां नहीं कहेंगे, ये क्या है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अब इसको क्यों कहते हैं, देखिए उस समय वहां पर ब्रिटिशरों का शासन था, ठीक है ना। अब उनके खिलाफ हम अपना राज्य हासिल करना चाहते थे, हमें स्वराज्य चाहिए था, तो स्वराज्य के लिए हम लड़ रहे थे।
अब लड़ने के रूप में हमने तो भाई, हम अगर अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात है, बहुत प्राउड करने की बात है। तो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने आप में ये कार्य कर रहे थे और बहुत प्राउड फील करते थे कि हम अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने जब उनको बंद किया जाए और ये गहना पहनाए, ये हथकड़ियाँ पहनाए जाए, तो वो बहुत प्राउडली पहनते थे। उनको ये नहीं लगता था कि ये हथकड़ियाँ हैं, वो ये समझते थे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो हमको हथकड़ियाँ पहनाई जा रही हैं ये हमारे लिए आभूषण है, गहना है। क्यों? अब जैसे स्त्रियाँ हैं, गहना क्यों पहनती हैं? सुंदर दिखने लिए पहनती हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो है सुंदर इसलिए दिखने। उसी तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनको इनाम के रूप में ये कार्य मिल रहा है, तो ये उसको पॉजिटिव वे में लेते थे। हथकड़ियाँ यहाँ बुरे काम के लिए वो नहीं लेते थे कि मुझे हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं चूंकि मैंने गलत काम किया है, वो इसलिए पहनते थे कि भाई हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये गहना है, ये हमारी शोभा को बढ़ा रहे हैं, हमारी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, क्या तुम देख नहीं सकती ये जंजीरी रूपी गहना? ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा पहनाया गया गहना है। वो उन्होंने तो हथकड़ियाँ पहनाई लेकिन हम गहना समझकर पहन रहे हैं क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कोल्हू की चरकचू जीवन की तान। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहे हैं? अब इसके पीछे की पहले एक कहानी समझिए, छोटी सी एक कहानी जो मैं आपको समझा रही हूँ उस लाइन के लिए, वो समझिए। जब वहां पर कैदियों को रखा जाता है, ठीक है, जब अंग्रेज़ों को कैदियों को रखते थे तो भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आपको बंद कर दिया और आपको बस खाने के लिए दिए जा रहे। वहाँ उनसे लिटरली बहुत सारे काम करवाए जाते थे। उसी में से एक काम होता था कोल्हू चलाना। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कोल्हू का मतलब पता होगा, लेकिन अभी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोल्हू का मतलब नहीं पता। कोल्हू क्या होता है? एक इतना बड़ा, आप वो समझ लो, पत्थर का होता है, थोड़ा सा डीप, बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं, थोड़ा सा डीप होता है। हाँ, अब उस डीप में अंदर एक पत्थर और रखा जाता है ऊपर से। आपने कभी ओखली देखी ना, डीप होता है पत्थर और उसके ऊपर ओखली होती है, उसी तरीके का कुछ होता है। उसमें सरसों वगैरह डाला जाता है, ठीक है, और उस फिर कोल्हू को उस जो ऊपर पत्थर रखा जाता है उससे एक बैल बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? बैल। अब बैल क्या है? वो चलता रहेगा और पत्थर भी जो है वो दूसरे पत्थर के ऊपर, जैसे ये पत्थर है उसके अंदर ऐसे 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 करके दूसरा पत्थर घूमता रहेगा। तो अगर उसके अंदर सरसों डाला जाए तो क्या होगा? सरसों डालने से उसके अंदर उस सरसों से ऐसे घूम घूम के तेल निकलना शुरू होगा। ठीक है, तो कोल्हू का मेन काम होता है सरसों में से तेल निकालना। तो बेसिकली जो है वो जो बैल इस तरीके से चलता रहेगा और ये पत्थर इस तरीके से घूमता रहेगा तो उससे कोल्हू से तेल निकलता रहता है। लेकिन यही काम जब जेल में करवाया जाता है तो उस बैल की जगह कैदियों को बांधा जाता था कि कैदी इस तरीके से चलते रहेंगे और वो पत्थर इस तरीके से घूमता रहेगा और उस कोल्हू में से तेल निकलेगा। ठीक है, वो जो पत्थर है उस सरसों में से तेल निकलेगा। इसलिए कोल्हू का बैल बोलते ना कि वो बैल चलता तो हमेशा रहता है। एक मुहावरा है ना, कोल्हू का बैल, तो उसका मतलब क्या होता है? वो बैल चलता तो रहता है मगर गोल गोल घूमता रहेगा, जाएगा कहीं नहीं। वो ये सोचो कि इस पूरे घेरे से निकल कर कहीं और चला जाए तो नहीं जा सकता, वो चलेगा, पूरा दिन चलता रहेगा, लेकिन वो सिर्फ इसी के आसपास चलता रहेगा, यानी कि उसके लिए वो सारी दुनिया सिर्फ इतनी ही है। तो वही चीज कह रहे हैं, कोल्हू की चरकचू जीवन की तान, अर्थात कैदियों को बैल की जगह वहां पर बांध दिया जाता था। अब बांधने से क्या होता था? उसकी जो चर्रचू चर्रचू जो आवाज आती है कोल्हू के चलने की, जो पत्थर घूम रहा है और जो चरकचू की आवाज जो आ रही है, वो पूरा दिन कैदी सुनते रहते थे। तो वही उनके लिए पूरे दिन की तान हो जाया करती थी, वही उनके लिए म्यूजिक है, वही वो पूरा दिन सुना करते थे। क्योंकि ये इस लाइन के माध्यम से यहाँ लेखक कवि ने बताने की कोशिश करी है कि कैदियों से किस तरीके से अमानवीय जो है वो सलूक किया जाता था। कोल्हू बैल के जैसा काम लिया जाता था। गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे तान। अब कवि क्या है? कवि तो लिखने के शौकीन है। वहां पर गिट्टियों के जरिए जो काम हो रहा है वही उनके लिए जीवन की तान बन जाया करती थी।
हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ। अब क्या है, बैल के गर्दन पे जो लगता है ना, ठीक है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं जुआ। आपने बैल को देखा होगा ना, बैलगाड़ी देखी है, बुलक कार्ट देखी है ना, तो दो बैलों को जोड़ने के लिए इस तरीके से उनकी गर्दन पे एक लकड़ी करते हैं ना, उसको मोट बोलते हैं, और जो उससे लगी हुई जो डंडी होती है उसको जुआ बोलते हैं। तो वही क्या कह रहे हैं, हूँ मोट खींचता पेट में जुआ। अब उसको खींचते रहते हैं पूरे दिन, और पेट में, भाई बैलों के तो गर्दन में बांधा जाता था, लेकिन आदमियों के क्या करा जाता है, जब मनुष्यों को उस कोल्हू में लगाया जाता है तो उनके पेट पे जुआ लगा दिया जाता है। तो वही बता रहे हैं कि मैं मोट खींचता रहता हूँ और वो जुआ पेट में लगा हुआ है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पूरा दिन चल के कोल्हू चलाते हैं, तेल निकलता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं खाली करते हैं। अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा ये जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, और हम इन अत्याचारों को सह रहे हैं, एक तरीके से उनकी इस अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब यहाँ पर क्या बोले, क्या कह रहे हैं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात गजब ढा रही आली। तो यह क्या बोल रहे हैं, तुम दिन में, तुम अपने गाने से दिन में सबको अंदर करुणा जगाती हो, रुलाने वाली, अर्थात आप रुलाने वाली, जो ऐसा तुम इस तरीके से गाना गाती हो कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, और इसीलिए तुम रात में आकर गजब ढा रही हो। क्योंकि दिन में तुम जब ये सारे अत्याचार हम पर देख रही हो तो तुम्हारी करुणा जाग रही है, तुम रो रही हो, और रात में आकर तुम वही करुणा यहाँ पर आकर चिल्ला चिल्ला कर गा रही हो। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्ति द्वारा कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों से बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है, यानी कि जो कैदी हैं वो जंजीरों से बंधे हुए हैं और ये देखकर उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए कैदी कोयल से कहते हैं, क्या आप हमें इस प्रकार जंजीरों में लिपटा हुआ नहीं देख सकती। अरे यह तो एक गहना है जो अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने उसे गहना समझकर ही पहना है कि हम इनको पहनेंगे तो हम सुंदर लगेंगे। अब तो कोल्हू को चलने की आवाज ही हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है, क्योंकि पूरा दिन वो लोग कोल्हू में चलते हैं, तो यही हमारे जीवन की क्या है, प्रेरणा है। दिन भर इस पत्थर को तोड़ते तोड़ते हम उन सभी पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कैदियों को जब जेलों में रखा जाता है तो उनसे बहुत तरीके के काम कराए जाते हैं, तो उसी तरीके से उनसे एक काम कराया जाता है पत्थर तोड़वाने का। पत्थर लेते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने बोला, क्या, उंगलियों से पत्थर पर लिखे तान। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, पत्थरों को तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गाने लिख रहे हैं। अर्थात हमने अपने देश के लिए जो भी किया है उसी के लिए हम यहाँ जेल पे आए हैं, ठीक है, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए हम यहाँ आंदोलन कर रहे थे, इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने उठा के हमको जेल में बंद कर दिया और हमसे ये काम करा रहे हैं। तब भी हम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हैं, हम अपनी देश की स्वतंत्रता के ही गाने लिखे जा रहे हैं, जैसे भी लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरखा चला रहे हैं, ठीक है। मोट और जुआ मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। ब्रिटिश सरकार की अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार इन स्वतंत्रता संग्रामियों को किसी न किसी तरीके से बस सताना चाहती थी, तो जो वो सोच सकती है उनको सताने के लिए वो काम करती थी, यानी कि जानवरों की जगह इंसानों को जोत कर कार्य कराना है, मगर कराना है। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से हर दिन हमारे अंदर यातनाओं को सहने का आत्मबल आ जाता है। इसी आत्मबल के कारण हमारे अंदर ना ही कोई करुणा उत्पन्न होती है और ना ही हम कभी रोते हैं। तो मतलब इतना ऑलरेडी हम जो है तकलीफें सह रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इससे हमारे अंदर करुणा पैदा नहीं होती है। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, कि दिल में इतनी यातनाएं सहने के बाद जब हम रात में हैं, तुमने सारे दिन हमारे ऊपर हो रही अत्याचारों को देखा और रात में आकर तुम मुझे दिलासा देना चाहती हो।
परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। मतलब तुम एक तरफ तो मुझे दिलासा देने को कर रही हो, लेकिन तुम्हारा ये स्वर मुझे कहीं ना कहीं जो है और ज्यादा तकलीफ में डाल रहा है, क्योंकि तुम्हारी तकलीफ देखकर मैं खुद परेशान हूं। अब है, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रात का समय क्या होता है, लोग रिलैक्स करके सो जाते हैं, ठीक है, यही होता है। अब इसके पहले ये सारी चीज़ समझाऊं, उसको पहले एक आपको मैं समझा दूं। रात में अक्सर क्या होता है, हम सभी पूरा दिन जो है काम करके या पढ़ाई करके कुछ भी करके हम थक जाते हैं। रात का समय हमारा सोने का होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रात में ना सोए तो उसके दिमाग में तमाम तरह की खुराफातें आएंगी कि नहीं आएंगी। जो वो करना चाहता है, जिस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज़्यादा उसे इंटरेस्टिंग लगता है, वो वही काम वो रात में करेगा, ठीक है। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को क्या होगा कि मान लीजिए गेम खेलने का शौक है, तो हम रात में जग के गेम खेलेंगे। किसी को मोबाइल देखने का, मूवीज़ देखने का, पिक्चर देखने का या म्यूज़िक सुनने का, तो अक्सर आप लोग रात में अगर आप जाग रहे हो तो जो आपका फेवरेट वर्क है आप वही करना चाहोगे। तो जो स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद हैं, अगर वो रात में पूरा दिन काम करने के बाद रात में सो गए हैं, हाँ, अगर उनको रात में उठा दिया जाए, उनकी नींद को खराब कर दिया जाए, वो जाग जाएंगे तो वो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है उनके दिमाग में अपने देश के लिए कार्य करने की बात आएगी, और देश के लिए काम तब कर पाएंगे जब वो इस जेल से निकलेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर वो रात में जाग जाएंगे तो उनके दिमाग में बहुत तरह की खुराफातें आएंगी, किसी तरीके से इस जेल से भागो, बाहर निकलो और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य करो, होगा ना। तो मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर समझाई है, अब इसको दिमाग में रख लो। चलो अब इसको पढ़ते हैं, ठीक। क्या दिया इन्होंने, इस शांत समय में। अब शांत समय का मतलब क्या है, आधी रात है तो शांत समय रहता है। अब रात के समय तो सब लोग सो चुके होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, समय शांत हो जाता है। अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, तो अब क्या करें, तुम अंधकार में, अंधकार को बेद रही हो अर्थात आधी रात में तुम आखिर रो क्यों रही हो, यानी कि इस समय तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो इस शांत समय में। कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर बीज क्यों बो रही हो, तुम तो सिर्फ वो चिल्ला रही हो, क्या तुम चिल्ला कर हम लोग जो सो रहे थे उन सभी को जगाकर उनके अंदर विद्रोह का बीज बो रही हो। अर्थात तुम हमें जगा दोगी, तो जगाने के बाद हमारी नींद जब टूटेगी तो क्या होगा, हम विद्रोह करने की सोचेंगे ना। तो वही चीज उन्होंने बोली कि आखिर तुम क्यों चुपचाप मधुर बीज विद्रोह के बीजों को बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो, यानी मधुर बीज तुम इस तरीके से क्यों बो रही हो कि कहने को तो भाई तुम गाना गा रही हो, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो, हम लोगों को जगाकर तुम धीरे धीरे हम सभी लोगों के अंदर विद्रोह करने की इच्छा को जगा रही हो। कोकिला बोलो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे कवि कोयल से कहता है कि इस आधी रात्रि में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो। हे कोयल, तुम बोलो तो क्या तुम्हारे इशारे अंदर उपस्थित विद्रोह की भावना को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जगाना चाहती हो, यानी कि तुम जिस तरीके से चिल्ला रही हो उससे हमारे दिलों में जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो विद्रोह की भावना थी, जो कहीं ना कहीं मध्यम पड़ गई थी, क्या तुम उसको फिर से तीव्र करना चाहती हो या जगाना चाहती हो। इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि भाई जो एक कैदी जो होता है, अंदर रहता है, उसके मन के अंदर की क्या दशा होती है वो उसको व्यक्त कर रहा है कि किस प्रकार कोयल या गीत गा गाकर भारतीयों और देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती हूँ, ताकि वह अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को मुक्ति दिला सके। आगे है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ये आली।
तो अब यहाँ पर देखिए काली विशेषण का इस्तेमाल कई जगह किया गया है, मतलब बहुत ज़्यादा है ना, सब जगह देख रहे हैं। काली तू रजनी भी काली। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कोयल कैसी होती है, काली होती है, रजनी अर्थात रात भी काली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या इन्होंने बताया, ये तो लिटरली कालापन जो होता है, एक जगह काला रंग कोयल का बताया है, रजनी के अंधकार यानी रात के अंधकार को काला बताया। शासन की करनी भी काली। शासन की करनी अर्थात अंग्रेजी सरकार जो कार्य कर रही है वो भी काला अर्थात गलत है, अत्याचारी है, इसलिए उसको भी इन्होंने काला ही बताया है। काली लहर कल्पना काली। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, काली जो लहर चल रही है अर्थात चारों तरफ अत्याचार है, चारों तरफ अत्याचार है कि नहीं है, तो वो लहर काली चल रही है और उसमें जो कल्पनाएं हैं वो भी काली हैं। मेरी काल कोठरी काली। अब वो जिस कोठरी में बंद हैं, जिस जेल की कोठरी में उनको बंद किया गया है, वो कोठरी भी क्या है, वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, अर्थात जो हमने टोपी पहनी वो भी काली, कमली अर्थात ओढ़ने वाला जो कंबल है वो भी काला। मेरी लौह श्रृंखला भी काली। अब जिस जेल में वो बंद, जिस कोठरी में, वहां पे आपने देखा है ना, होता है जेल में जो सलाखें लगी होती हैं उसको लौह श्रृंखला कहा गया, वो लौह श्रृंखला भी क्या है, वो भी काला है। पहरे की हुंकृति की व्याली। अब उस पे जो पहरे, जब पहरा चलता है ना, जब रात होती है तो अब वो जागते रहो जो पहरा है, क्योंकि रात में भी देखना है कि सारे कैदी अपनी जगह पर है कि नहीं, कोई भाई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। तो रात में जो वो पहरे की हुंकृति है यानी कि जागते रहो, वो हुंकृति भरी जा रही है, वो भी व्याली। व्याली का तात्पर्य यहाँ से हो रहा है कि जो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ देने वाली चीजें जो रहती उनसे है। तिस पर है गाली ये आली। ये सब कुछ काला और उस पर तुम्हारी जो ये वेदना भरी आवाज है, यानी कि कोयल के लिए कह रहे हैं, तुम्हारी जो ये वेदना भरी आवाज है वो गाली है, लग रही है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन सभी को उन्होंने काला कहा है। काले का यहाँ सीधे सीधे तात्पर्य तकलीफ से है, दुख से है। अब ये सारा दुख और तकलीफ के ऊपर, भाई इतनी मैं तो जेल में बंद हूँ, सब कुछ है, जेल में बंद रहकर मैं ये सारी तकलीफें सह रहा हूँ, मैं तो तकलीफ में हूँ, और उसके बावजूद तुम्हारी जो हुंकृति है अर्थात तुम इस तरीके से जो चल ला रही हो वो हमें एक गाली के समान लग रही है। क्या कह रहे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान चल रहे जेलों में बंद स्वतंत्रता सेनानियों के अत्याचार का वर्णन किया है, कि वो किस तरीके से अत्याचार करते थे, इस चीज का उन्होंने वर्णन किया है। हमारे समाज में काले रंग को दुख और अशांति माना जाता है। हम सभी लोग ये जानते हैं कि काला रंग हमारे यहाँ दुख का प्रतीक है, अशांति का प्रतीक है। ठीक है, इसीलिए कवि ने यहाँ पर काले रंग से हर एक चीज को दर्शाया है, कि यानी कि जो कवि जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ चारों तरफ अत्याचार है, दुख है, तकलीफें हैं, ये दर्शाया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तुम तो खुद ही काली हो, ये अंधेरी रात भी पूरी काली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सभी करतूतें काली हैं। करतूतें काली मतलब काली का यहाँ तात्पर्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत है, अत्याचार है। और जेल की चार दीवारी के अंदर चलने वाली हवा भी काली, लहर काली बताया गया है ना, तो वही चीज अंदर जो हवा चल रही है वो भी काली है, अर्थात यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की सोच क्या है, गलत है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है, जो कम्बल ओढ़ता हूं, जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं, यह सब काला है। और इसी वजह से हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली। जब हमारे चारों तरफ माहौल ही इस तरीके का डिप्रेशन का है तो हमारे अंदर जो सोच है, जो चीजें हैं, वो भी अच्छी नहीं आएंगी, तो वो भी क्या है, काली है। अंग्रेजी सरकार की इतनी सारी यातनाओं को सहने के बाद भी हमें हमारे ऊपर पूरा दिन नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली सुननी पड़ती है।
यानी कि वो पूरा दिन जो पहरेदारी करते हैं उसके ऊपर हम इतना तो अत्याचार तुम कर ही रहे हो, उसके ऊपर तुम क्या कर रहे हो, हमें इतनी ज़्यादा जो है गालियाँ भी सुना रहे हो, जो किसी काले रंग के सर्प की भांति हमें डसने को दौड़ती है। यहाँ पर हंसने नहीं है, डसने को हो गई। सबसे पहले तो यहाँ पर है सर्प, सर्प अर्थात सांप, और यहाँ पर हंसने नहीं है, यहाँ है डसने, डसने को दौड़ती है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं हमको तकलीफ देने के लिए लगती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इस काले संकट सागर पे। अब काला संकट सागर अर्थात क्या है, संकट। अब यहाँ पर देखिए कई चीजें हैं, संकट सागर यानी कि विपत्तियों का अंबार है। अब जेल के अंदर तो तरह तरह से अत्याचार किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, तो वही चीज उन्होंने बोला, संकट सागर का तात्पर्य है कि उनके ऊपर जो इन अत्याचारों का अंबार है, इतने अत्याचार है, जैसे सागर अनंत है उसी तरह यहाँ पर दिए जाने वाले अत्याचार भी अनंत है। तो उसे क्या बोला है, काला बोला है। मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो। अब इस काले संकट सागर में भी तुम जो है मरने को मदमाती हो, कोकिला बोलो तो। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, यानी कि तुम्हारे जो चमकीले गीते, अब गीतों को चमकीला क्यों कहा भाई, चमकीले के लिए, गीतों के लिए चमकीला तो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते विशेषण, उसके लिए सुरीला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने चमकीला इस्तेमाल किया। इसका रीज़न क्या है, देखिए क्या है कि जब कोकिला गीत गाती है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उत्साह है, उमंग है, ये सारी चीज़ें भरती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गीत जो गा रही है वो हमारे अंदर उत्साह भरने का काम करती है, लेकिन यहाँ पर वो उत्साह नहीं भर पा रही है। तो वही क्या कह रही है, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। अब देखिए इसका भावार्थ, कवि ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि कोयल आज़ाद होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। तो समझ में आया ना कि वही चीज उन्होंने बोला, काले संकट सागर पर क्यों हो मंडराती, यही चीज इन्होंने बोला है ना। ये देखिए संकट सागर मरने को मदमाती, तो यही चीज उन्होंने बोला क्या कि ये जो यहाँ पर इतने सारे संकट हैं, सब कुछ हो रहा है, तुम आखिर आधी रात में आकर क्यों यहाँ घूम रही हो, क्यों यहाँ चिल्ला रही हो, ये चीज उनकी समझ में नहीं आ रही है। क्या वह इस संकट से अपने आप को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की सोच ली है। अब वो मरने की क्या बात कर रहे हैं, मरने को मदमाती, अर्थात हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है जिसे देखकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, तो क्या तुम भी इसी संकट सागर पे अपने आप को मरने आई हो, हमारे साथ अपनी आहुति चढ़ाने आई हो। यदि वह कोयल यही सोच रही है तो उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बता, तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में भी आज़ादी की भावना को जगाने वाले गीत गा रही हो। मतलब जहां हमें बंद रखा गया है, सब कुछ किया गया है, लेकिन तुम यहाँ पर आज़ादी की भावना जगाने वाले गीतों को गा रही हो। क्योंकि यहाँ पर कवि को समझ नहीं आ रहा कि आधी रात को आखिर तुम क्यों आई हुई हो। आगे है, तुम्हें मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभचर में है संचार, तेरा है यहाँ पर, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वहां रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रण भेरी। तो अब यहाँ पर जो है कोयल जो इतना आधी रात को चिल्ला रही है, अब यहाँ पर कवि कोयल की परिस्थिति और अपनी परिस्थितियों में को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब उसको बता रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या क्या मिला है और मुझे क्या क्या मिला है, और मेरे को इतना सब कुछ मिलने के बाद मैं चुप हूं और तुम्हें सब कुछ मिलने के बाद भी तुम इतना चिल्ला रही हो।
तो देखिए क्या कह रहे हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि तुम तो आजाद हो, तुम तो आजाद हो, तुम्हें रहने के लिए हरियाली डाली मिली हुई है। कहाँ रह रही हो? हरी हरी डालियों पर रह रही हूँ। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे को क्या मिल रहा है? ये काली कोठरी मिली हुई है रहने के लिए। तेरा नभ भर में संचार, यानी कि तुम जहां चाहो वहां उड़कर जा सकती हो, तुम आजाद हो, तुम जहां चाहो पूरे नभ भर में कहीं पर भी जाकर जा सकती हो, तुम्हारे पास आजादी है। मेरा 10 फुट का संसार, अर्थात 10 बाई 10 की एक छोटी सी कोठरी, इसी में मेरा पूरा संसार है, मुझे यहीं रहना है, अर्थात मैं कैदी हूं, मुझे कहीं जाने की कोई भी आजादी नहीं है। तेरे गीत कहावे वह, तुम जब गाओ तो सब लोग तुम्हारे गीतों को सुनकर वाह वाह करें, आनंद लें, मधुरता का आनंद लें। और रोना भी है मुझे गुनाह, और इस जेल में रहकर अगर मैं रोना चाहूं तो मेरा वो गुनाह है। अर्थात यहाँ पर इतने अत्याचार दिए जाते हैं कि हम अगर उस पर कुछ आह भी उठाएं तो हमें वो करने की मनाही है। देख विषमता तेरी मेरी, अब देखो हम दोनों के बीच कितनी डिफरेंस है कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त है और मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं है। देखो अपने हम दोनों के बीच कितनी विषमताएं हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी, यानी कि तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त है, आजादी है, उसके बाद भी तुम रणभेरी बजा रही हो, अर्थात तुम इस तरीके से चीख कर जो है वो हम सभी के अंदर विद्रोह की भावना को जगा रही हो। अब इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र उड़ रहे कोयल एवं जेल में बंद कैदी की मनः स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। मतलब एक तो कोयल आजाद है, ठीक है, तो वो आजाद रहते हुए उसकी क्या स्थिति है, और एक कैदी जो कि बंद है उसकी क्या स्थिति है, इन दोनों को यहाँ पर बताया गया है। जहाँ एक तरफ कोयल पूरी स्वतंत्रता के साथ किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, किसी भी जगह वह विचरण कर सकती है और अपने पसंदीदा गीत गा सकती है, वहीं दूसरी तरफ हम सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी के रूप में अंधकार भरी 10 फुट की जेल की 4 दीवारी है। उनको क्या मिला है? सिर्फ 10 फुट की जो है एक 4 दीवारी की कोठरी मिली है, जिसके अंदर हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। हम वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी करना चाहें तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोयल के मधुर गाने को सुनकर सभी लोग वाह वाह की तारीफ करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने पर कोई सुनता तक नहीं। इसी प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर। जाहिर सी बात है भाई, कोयल तो आजाद है, कवि तो अंदर कैद है, तो उन दोनों में क्या है? जमीन आसमान का अंतर है। परंतु फिर भी कोयल युद्ध का गीत क्यों गा रही है? कैदी कोयल से यही जानना चाहता है कि आखिर इस तरह कोयल को रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है, कि मतलब वो इस तरीके से जो गा रही है इसका क्या मतलब है। तुम्हें तो सब कुछ प्राप्त है, उसके बावजूद भी तुम इतनी आधी रात को इतना ऐसे चिल्ला रही हो, और मुझे तो सब कुछ की पाबंदी है, इतने अत्याचार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तो तब भी चुप हूं। अब कुछ आखिरी पंक्तियां हैं, देखिए इसमें। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिला बोलो तो क्या बोल रहे हैं? इस हुंकृति पर, किसकी हुंकृति पर? कोयल। कोयल जिस तरीके से बोल रही है यहाँ पर, इस हुंकृति उसी की वाणी से तात्पर्य है। तो कोयल जो इस तरीके से बोल रही है उससे बोल रहे हैं तुम्हारी इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब तुम बताओ, जो कि तुम इतना जो चिल्ला रही थी, तुम्हारे इस चिल्लाने पर तो मैंने अपनी एक कृति की रचना कर दी। अब तुम ही बताओ इस कृति में मैं और क्या ऐसा कर दूं तुम्हारी इस चिल्लाहट के लिए। कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर, अब यहाँ पर मोहन कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी। तो क्या कह रहे हैं? मोहन के इस व्रत पर, यानी कि आजादी का जो व्रत लिया, जो महात्मा गांधी ने जो एक ज्वाला जलाई, उस व्रत पर
प्राणों का आसव किसमें भर दूं, यानी कि मैंने जो है मोहन के इस व्रत को धारण किया, यानी कि आज़ादी के इस स्वतंत्रता संग्राम में पार्ट लिया है, तो उसमें अपने प्राणों को मैं भर देता हूं, कोकिला बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर उपस्थित स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दर्शाया है कि कोयल भी चाहती है और कैदी भी चाहता है। जिस तरह कोयल अपने जोशीले गीत के माध्यम से देशवासियों के मन में विद्रोह की भावना को जागृत कर रही है, उसी तरह कैदी भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ में, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वो चिल्ला रही है और ये यहाँ पर स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के अत्याचार को सहन कर रहे हैं। इसीलिए कवि ने यहाँ कोयल के स्वर को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं, यानी कि वो कुछ भी कहें बस कैदी तुरंत तैयार हो जाएं कुछ भी करने की। इसीलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ, मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राणों को झोंक दूं, मोहन के इस व्रत के लिए मैं अपने प्राण किस तरीके से उसमें की आहुति दे दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। यानी कि मोहन का व्रत तो मैंने ले लिया, उसके लिए तुम जैसे कहोगे मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे इस हुंकृति को सुनकर मैंने अपनी कृति की रचना करी है और इस कृति की रचना से बहुत सारे देशवासियों के अंदर स्वतंत्रता की अग्नि जलेगी और वो इस स्वतंत्रता की अग्नि में जो है अपने आप को उतारेंगे, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को उतारेंगे। तो ये रही पूरी कविता जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने हमारे सामने रखी थी। अब कविता तो भाई पूरी हमने पढ़ ली, अब जरा इसका सार भी देख लेते हैं फटाफट, तो क्योंकि कविता हमने पूरी पढ़ ली तो सार तो जरा सा छोटा सा ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा तो रहेगा नहीं। देखिए क्या है, ब्रिटिश शासन की विविध यातनाओं का सूक्ष्म अंकन करने वाली कविता कैदी और कोकिला स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की एक झलक को ही प्रस्तुत करती है, यानी कि ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किस तरीके के अत्याचार किए जाते थे, ये सिर्फ इसकी एक झलक ही हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है ये कविता। कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम ये बताओ क्या गा रही हो तथा बार बार किसका संदेश लेकर आ रही हो। हम तो जेल की ऊंची दीवारों में के घेरे में बदमाशों के बीच में जेल में बंद हैं, किंतु तुम तो स्वतंत्र हो, फिर भी तुम इस तरह क्यों हूँ के रही हो, कि मतलब तुम इस तरीके से क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम तो आज़ाद हो, हमें तो यहाँ पर कैद करके रखा गया है बदमाशों के बीच में, फिर भी तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। क्या तुम्हें भी ब्रिटानिया शासन की क्रूरताओं का पता चल गया, क्या तुम भी, भाई एक पक्षी है, क्या तुमने भी ब्रिटिश शासन की इन यातनाओं को देख लिया है जो तुम इस तरीके से चिल्ला रही हो। इसीलिए तड़पन भरी कुहुक के द्वारा लोगों की को सजग कर रहे हो, यानी कि तुम्हें भी समझ में आ गया कि ब्रिटिश शासन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी है और इसीलिए अपनी कूक के माध्यम से तुम सबके अंदर वो स्वतंत्रता की जो एक अग्नि है उसको जला रही हो। हम यहाँ जेल में नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे, नाना यानी कि बहुत प्रकार के कष्टों को झेल रहे हैं, शायद इसीलिए तुम विद्रोह के बीज बोकर जनता को जगा रही हो। कवि कहते हैं कि तुमने और हम में बहुत अंतर है। अब उन्होंने वो विषमताएं बताई हैं कि तुम किस तरीके से खुले आसमान में हो, सारी चीज़ें बताई ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि हम में और तुम में कितना अंतर है। तुम कहीं भी विचरण कर सकती हो किंतु हम अपनी दशा पर रो भी नहीं सकते। ऐसी विषमताओं की स्थिति में हम गांधी की किस तरह सहायता कर सकते हैं, यानी कि ये जो विषमताएं हैं ये कहीं ना कहीं हमें उनकी सहायता करने, यानी कि स्वतंत्रता की अग्नि को आगे प्रज्वलित करने, आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं। तो देखा ये कविता बहुत लंबी थी, हमने लाइन वाइज सारी चीज़ें समझाई, आपको भावार्थ बताया और साथ ही सार बताया। तो कविता तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो रहेगा इसी चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपको करना है
वो है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ आपको ऑनलाइन क्लासेस सारी मिल रही हैं, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और साथ ही साथ आपको DPPs मिलते हैं, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको दिए जाते हैं और हम उनके सोल्यूशन वीडियोस भी लेकर आते हैं, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ और समझ सकें, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकें, एग्ज़ाम तक आप पूरी तरीके से अच्छे से तैयार हो सकें। इसके अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ताकि वहाँ आपको सारे अपडेट, सारी चीज़ें आसानी से मिलती रहें, ठीक है ना। तो आप कैसे ज्वाइन करोगे, उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो करना है वो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज़ें जब आपको पसंद आ रही हैं, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो ये तो बनता है। तो चलिए मिलेंगे हम फिर से एक अपने नए वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे अपने इसी चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।